नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से मस्त तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। तो आइए उसी तैयारी के अंदर हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं और हम आज ऐड करने जा रहे हैं सेक्शन डी। ओके, तो पेपर 5 का बेसिक का सेक्शन डी हम कर रहे हैं आज। ABC अपलोड हो चुका है सेक्शन डी, और अभी आपका सिर्फ एक लास्ट सेक्शन पेपर 6 जो है वो रिमेनिंग रहेगा बेसिक के अंदर। चलिए, तो अब सेक्शन डी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। अब बच्चों ये वाला जो है ना प्रूव, ये मैंने ऑलरेडी पेपर 2 में प्रूव करके रखा है। तो चलो ठीक है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं हम लोग इसको प्रूव। तो हमें कहा है कि स्टेट एंड प्रूव, स्टेट मतलब कि आपको एम खुद लिखना है और फिर प्रूव करना है थेल्स थ्योरम को। ये 4 मार्क का है, तो याद करना 1 मार्क आपका स्टेटमेंट का रहेगा और 3 मार्क जो होंगे वो थ्योरम में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। सो दिस इज द स्टेटमेंट। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, आइए देख लेते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं ना बेटा, उन 3 साइड में से एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन बना रहे हो, इस तरीके से बना रहे हो कि वो इंटरसेक्ट करेगी बाकी के 2 दूसरी साइड्स को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स पे उसको काटेगी। तो द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये हमें प्रूव करना है। ओके, चलो तो हम लोग इसको पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें आइडिया आ जाए कि बोला क्या गया है इसके अंदर। तो एक तो देखो सबसे पहले बात बोली गई है ट्रायंगल की। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। आइए, सो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पर। जिन लोगों ने पेपर 2 वाला वीडियो देखा होगा उनको तो ये थ्योरम लर्न हो चुका होगा तभी, दैट इज़ आई एम डैम श्योर। ठीक है, और इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देती हूँ ट्रायंगल ABC। ओके, अब कहा है इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये BC वाला साइड में ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे काट रहा है। लेट्स से इसको D नाम दे देते हैं और इसको E नाम दे देते हैं। क्लियर इतना। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब इसके अपॉन में अगर हम इसको लिखते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो इसका और इसका रेशियो भी सेम होगा। समझ में आई बात। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए कि ये 4 है, AD 4 है, BD 2 है, टोटल 6 था। ठीक है, समझना मेरी बात को, टोटल 6 था। तो हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली कि यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो समझो कि यहाँ पे 9 है। ओके, 9 है, तो ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो 6 है और यहाँ पर जो है वो 3 है, ऐसे डिवाइड हो गया। आई बात समझ में। ओके, अब मैं कह रही हूँ कि मैं इसका रेशियो लूँ तो 4/2 और इसका रेशियो लूँ 6/3। मैं इसको काटूँ तो 2 1 जा 2 2 जा, और इसको काटूँ तो 3 1 जा 3 2 जा। तो आंसर क्या है, दोनों में 2 आया। बात पकड़ में आई। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रूव क्या करना है। तो बेसिकली इसका रेशियो इस साइड का और इस साइड का रेशियो जो है उसका आंसर सेम होना चाहिए। मेजरमेंट्स आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग लिए हैं, बट काटा कट्टी करने के बाद जो रेशियो आता है वो सेम होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। अब सीधी सी बात है, थ्योरम है, प्रूव करना है तो हम कुछ वैल्यूज तो लेंगे नहीं। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था, इसके लिए मैं इसको रब कर लेती हूँ। ठीक है बच्चा। ओके, सो अब हम चलते हैं थ्योरम की ओर। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इसके अंदर गिवन। ठीक है, आइए तो गिवन लिख देते हैं पहले हम लोग। ओके, नाउ गिवन। ओके, अब गिवन में क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक लाइन हमने ड्रॉ की, अ लाइन L। मैं इस बुक को हटा दूँ, डिस्टर्ब कर रही है। ओके, अ लाइन L इज पैरेलल टू BC। ठीक है, BC के पैरेलल है, विच इंटरसेक्ट्स
ओके, वो इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखो सिर्फ इतने पोर्शन से तो बेटा हम लोग कुछ नहीं प्रूव कर पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ चीज़ों का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा सॉरी पहले तो टू प्रूव लिख देते हैं। ठीक है, प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है किसके, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है ना इतना। चलिए अब कंस्ट्रक्ट क्या करना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर ट्रायंगल है तो हम ट्रायंगल में देखो अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ये है, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और तो कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट है नहीं ट्रायंगल को लेकर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ना हाइट बना लेते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है ना आपको, ठीक, तो यहाँ से मैंने एक हाइट बना दी डी एम। अब हाइट है मतलब कि एल्टीट्यूड 90 डिग्री, ये सिर्फ 90 का सिंबल नहीं लगा होगा ना, उसमें भी आपकी आधी माँ कट जाएगी, समझे ना। तो ये सब चीज़ें बहुत बारीकी वाली होती हैं। और ई पे बनाया एन। ठीक, पता है ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल, ये आपने शेप नहीं बनाया, ये हम कब देखते हैं, स्पेशली जब बच्चा फुल मार्क्स जैसे लेने के पॉइंट पे हो ना, कि 80 में से अगर उसके 75 77 आ रहे हैं, 80 भी आ रहे हैं, फिर हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना टीचर्स जो हैं वो देख लेते हैं, फिर यहाँ पे मार्क्स काटते हैं। तो इसके लिए स्पेशली जो बच्चे रैंकर हैं और जिनका टारगेट है 80 और 80 लेके आना, तो ये सब चीज़ें उनके लिए तो बहुत खास है। ओके, तो चलिए एक तो हमने ये बना दिया, और दूसरा हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग बी ई को भी ज्वाइन कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, और डी सी को भी ज्वाइन कर लेते हैं साथ साथ। आइए कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम लोग। क्या किया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्ट किया, क्या किया, लेट्स ड्रॉ या लेट्स कंस्ट्रक्ट डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, डी एम ए सी के परपेंडिकुलर बनाया, एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना क्लियर हो गया। ओके, साथ साथ हमने ज्वाइन भी कर लिया, तो क्या लिखेंगे, ऑल्सो ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ठीक है, ऑल्सो ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो एम हमने लिख दिया, फिगर बना दिया, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन लिख दिया। तो 4 मार्क में से यहाँ पे आपके 2 मार्क तो पक्के। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की ओर। ओके, प्रूफ। नाउ अब प्रूफ में जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ये जो हाइट बनाई, ये जो हमने हाइट बनाई वो क्या सोच के बनाई, यही तो बनाई ना कि हम लोगों के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला के अलावा तो कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को। तो बट ऑब्वियसली जिसको ध्यान में रख के हमने हाइट बनाई उसी का यूज़ कर पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट area of triangle is equals to half into base into altitude। ठीक है, so therefore consider triangle। अच्छा, अब यहाँ पे आपको याद करना है ABCDE। मतलब ये है कि आपको बचपन की बातें याद करनी है। ABC बचपन में सिखाया गया था, फिर क्या आ रहा था ABCDE। अब DE आपको तीनों के साथ लिखना है, DE आपको तीनों के साथ लिखना है। तो क्या हो गया, ADE BDE CDE। ये क्या है मैम, ये वो ट्रायंगल के नाम है जो हमें इस प्रूफ में कंसिडर करने हैं। बात पकड़ में आई, लर्न हो गया ट्रायंगल के नाम अच्छे से ना। ठीक है, मैंने क्या बोला, बचपन का ABC याद कर लो,
फिर डी ई आता है, तो डी ई जो है वो सबके साथ हमें लिख देना है। डन ना, ठीक है, ओके। तो जैसे नंबर है वैसे लेना शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो पहला ट्रायंगल क्या लिखा हमने, ए डी ई, लेंगे भी हम लोग वही। तो आइए कंसिडर करते हैं, कंसिडर ट्रायंगल ए डी ई। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज हाफ इनटू, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बेटा, बेस। चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, फिगर में, ये रहा फिगर, ध्यान दो। ए डी ई नज़र आया, ए, ठीक है, डी ई, है ना। अब इसके अंदर आप देखो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए डी बेस ले ले, ये बेस ले ले। तो इस बेस के लिए हाइट कौन सी है बच्चा, ई एन, ई एन इज अ हाइट। देखो पता होगा ना, नॉर्मल ट्रायंगल अपन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा हाइट होता है और ये हमारा बेस होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं ट्रायंगल ए डी ई ले रही हूँ, समझो, ठीक है, तो ए डी ई मैंने ट्रायंगल लिया, तो ये क्या हुआ, ई एन इज़ द हाइट, और किस बेस पर है बेटा, ए डी पे है। तो बस यही लगा देना है, बेस क्या लगा देना है, ए डी, और हाइट क्या लगा देनी है, ई एन। मैम थोड़ा और इजी बताओ ना। देखो इजी है ना, तो फिर एक बात सुन लो, फिर आते हैं अपन ट्रिक के ओर। ट्रिक ये है बच्चों कि यहाँ पे क्या चाहिए, ए डी अपॉन डी बी। ओके, ये दोनों जो है ना वो हमेशा बेस होंगे। क्या होंगे बच्चों, ये क्या होगा, ये बेस होगा, ये भी क्या होगा, बेस होगा। ओके, अब दिमाग में तुम इतना मेमोराइज़ कर लो, ये मेमोराइज़ करना है आपको कि पहले मुझे क्या चाहिए, बेस में ए डी, ठीक है, मैंने बेस की तरफ ए डी लगा दिया। एल्टीट्यूड, अब फिगर में देखो ना, फिगर में देखो, यहाँ तो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट में क्या बोला, ए बी की जगह क्या लगाना है, ई एन, ठीक है। फिगर भी देखो तो ये ए डी नज़र आ रहा है, ए डी के साथ कौन सी हाइट जा रही है, ई एन की। इतना तो अपन सोच सकते हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगा दिया, ई एन लगा दिया। अब बात समझ में आ गई, चलो, तो इसको मैंने नंबर 1 नाम दे दिया। ओके, अब मैंने क्या बोला, नेक्स्ट ट्रायंगल क्या लोगे बेटा, नेक्स्ट ट्रायंगल इज बी डी ई। ओके, अगेन फॉर ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज हाफ इनटू। ओके, अब देखो ए डी के नीचे क्या चाहिए मुझे बेटा, बी डी चाहिए। तो बस यहाँ पे क्या लगा दोगे, बी डी, और जो हाइट यहाँ पे लिखी थी वही ई एन, ठीक है, वही लगा देनी है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब आपको पता है कि हमें इनका रेशियो बताना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम इन लोगों का क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, ठीक है। सो टेकिंग ratios of equation 1 and 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 का लिया, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, ठीक है। हाफ हाफ कैंसल, ई एन कैंसल, क्या बच गया हमारे पास, रेशियो ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी या डी बी, जो भी है, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई डाउट, कोई तकलीफ नहीं ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर ये पोर्शन समझ में आ गया तो बस बाकी तो इजी है। अभी तो मतलब सेम रिपीट ही करना है, सिर्फ ट्रायंगल के दूसरे नाम ले लेने हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया ना बेटा, ठीक है। तो अब देखो बच्चा, हम लोगों को ए डी अपॉन डी बी प्रूव करना था, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, ए डी अपॉन डी बी लिख दूँ यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत होना, इसको मैं डी बी लिख देती हूँ, ठीक है। इसको भी क्या हो गया, डी बी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इक्वल टू में क्या चाहिए, इक्वल टू में चाहिए आपको ए ई अपॉन ई सी। चलो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं हम लोग। अब ट्रायंगल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अभी आप बोलोगे पर मैम आपने तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल का रेशियो लिया है, टोटल आपने हमें 3 बताए हुए हैं, तो ये दोनों तो यूज़ हो गए, तीसरा ये चौथा ट्रायंगल कौन सा होगा मैम, चौथा वाला यही होगा, पहला वाला, ठीक है। जो पहला वाला है ना वो डबल रोल प्ले कर रहा है, वो सर्कस में नहीं, रणवीर कपूर का डबल रोल है, रणवीर सिंह सॉरी, हाँ,
ठीक है, रणवीर सिंह डबल रोल कर रहा है, बस वही है, ठीक है। तो ADE यहाँ पे डबल रोल करेगा, तो एक रोल तो उसका BDE के साथ कंप्लीट हो गया, अब CDE के साथ एक रोल फिर आ जाएगा उसका। ओके, तो चलिए नाउ सिमिलरली कंसीडर ट्रायंगल, अब ADE का डबल रोल आया ना, तो ADE दोबारा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, मैम बेस, अरे बेस ये रहा AE, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, AE, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो दिख रहा है ना, A और E दिख रहा है ट्रायंगल के अंदर, तो हम सही जा रहे हैं। और मैम हाइट फिगर देखो ना बेटा, ये रही AE, ये रहा AE, ठीक है। अब AE पे कौन सा हाइट दिख रहा है, M मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है, D के साथ, तो क्या हो गया DM, इसको नंबर 4 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन फॉर ट्रायंगल CDE, ठीक है, CDE के लिए करेंगे हम लोग। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज हाफ इंटू, अब इसके लिए देखो बच्चा ये रहा AE के नीचे क्या है EC, तो बस बेस में लगा दो EC, और हाइट तो मैंने कहा था वही DM, कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में, हो गया। अब इनका भी रेशियो लेंगे हम लोग, अगेन टेकिंग रेशियोज ऑफ इक्वेशन 4 and 5। सो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, सॉरी CDE, माफ़ करना, दोबारा लिख देती हूँ, CDE इज इक्वल्स टू हाफ, ओके, इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM, ठीक है। हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, AE अपॉन EC बच गया, थोड़ा सा यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। इतना मैम ख़त्म, बस थोड़ा सा बाकी है। देखो बच्चों, अब ये अपॉन तो आ गए, कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन किस बात की, टेंशन इस बात की कि इन अपॉन के बीच में क्या है, इक्वल टू की साइन है। अब भैया जी इनको इक्वल कैसे प्रूव करें हम लोग, तो देखो बच्चा, ट्रायंगल्स पे एक बार नज़र डाल दें दोबारा से, दिख रहे हैं, ओके हाँ दिख रहे हैं बच्चों को, तो नज़र डाल देते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल ADE हमने लिया, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी ट्रायंगल ADE हमने लिया, तो पहला ट्रायंगल तो सेम ही है, तो उसका एरिया भी सेम होगा, तो कोई टेंशन तो है नहीं। जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना, यहाँ पे हमने BDE लिया और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं CDE, तो ये जो नीचे वाले ट्रायंगल है ना, ठीक है, BD और CDE, इनका कुछ हमें करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, क्या नाम है, BDE, और क्या नाम है, CDE, इन दोनों में क्या सेम नज़र आ रहा है, DE नज़र आ रहा है ना। बस अगर हम फिगर भी देखें तो देखो क्या था, CDE, DE आया, क्या है, BDE आया, मतलब ये वाला जो बेस है ना, मतलब ये वाला जो साइड है वो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो कॉमन बेस के हिसाब से इनका एरिया भी क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। ये हमने देखा था क्लास 9th में। तो आइए बस यही स्टेटमेंट लिखना है। अब इस स्टेटमेंट का आपका 1 मार्क रहता है। तो अब बोलोगे मैम मतलब इतना सब जो किया, आप हमको ये कह रहे थे कि यहाँ पे 2 मार्क कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है, बाकी 2 मार्क रहे प्रूफ के, उसमें इतना सब 1 मार्क का और 1 मार्क स्टेटमेंट का। अब बेटा ऐसा होता है ना कि काटने पे तो 1 मार्क काट लेते हैं, ठीक है, और देने पे तो फुल मार्क्स दे देते हैं, तो इसके लिए काटने के चांसेस ना ज़्यादा होते हैं। ओके, तो आधी मार्क, देखो मैं बहुत फैक्ट चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, आधी मार्क काटता कोई नहीं है, या तो 1 काटता है या तो 1 दे देता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो हाफ काउंटिंग भी क्या होता है ना, कई बार एरर कॉज करती है। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, मैंने देखे भी हुए हैं, ठीक है, तो वो किसी को इतना झंझट करने की मतलब मज़ा नहीं आता कि कहाँ आधी मार्क गिनने जाओ, तो क्या करते हैं वो ऑलमोस्ट होल नंबर में, ठीक है,
तो लाइक 3 मार्क का होगा तो 2 मार्क देंगे, काटना होगा तो 1 मार्क ही काट लेंगे, तो वो चीज़ रहती है। मैं आपको बहुत फ्रेंकली बता रही हूँ। तो इसके लिए ये प्रूफ है पूरा 2 मार्क का, कटनी तो वहाँ पे आधी चाहिए अगर आप नहीं लिखते हो तो। बट द पॉइंट इज़ दैट कि 1 मार्क कट जाती है, क्योंकि उसके बाद का जो आप लिखोगे ना वो वैलिड नहीं कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इन पे क्यों मार्क्स गवा दें अपन। तो आइए, अब जैसे मैंने कहा कि ADE और ADE तो सेम था, तो अभी हम लोगों को करना है BD का इक्वल। तो हम लिखेंगे हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखो बच्चा, अगर तुम ये नहीं लिखते हो ना जो भी मैं लिख रही हूँ, तो क्या आप आगे वो जो प्रूफ बता दोगे कि दोनों साइड्स इक्वल है, वो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपने रीज़न बताया ही नहीं क्यों इक्वल है। तो इसके लिए ये 1 मार्क एक्चुअली वैलिड रहता है, काटना बिल्कुल वैलिड है ये 1 मार्क, आधी मार्क से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो क्यों, बिकॉज, अच्छा क्यों मतलब इसका क्यों, ठीक है। BDE एंड CDE दे बोथ आर इक्वल, ओके। क्यों, बिकॉज दे हैव द, यहाँ दे लाई ऑन द, they lie on same base DE and between same parallel lines, और same parallel lines के बीच में है कौन सी, DE and BC। दैट इज़ हमें पता है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे बता भी दिया है, ये रहा, देखो हमने लिखा था ना, अ लाइन L इज़ पैरेलल टू BC, तो लाइन L पैरेलल मतलब क्या हो गया, DE और BC दोनों पैरेलल हो गया ना। यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे लिख देना भले, DE इज़ पैरेलल टू BC, ठीक है, गिवन के हिसाब से। चलो, तो ये हो गया। सो देयरफॉर फ्रॉम, अब इसको मैं दे देती हूँ नंबर 7, ठीक है, नंबर 7। तो एक तो हमारा इक्वेशन ट्रायंगल ये रहा, इक्वेशन नंबर 3 बना, एक हमारा इक्वेशन नंबर जो मेन है वो 6 बना, और दूसरा 7, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, फ्रॉम 3, 6 एंड 7 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या होगा, AE अपॉन EC। प्रूव्ड, ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया। देखो मैंने बहुत डिटेल में समझाया, हाँ बेसिकली ये एक थ्योरम समझाने में मुझे काफ़ी लाइक 15-20 मिनट चले ही गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इतना तो लग ही गया। तो इसके लिए आपको भी उतनी मेहनत करनी है, और 4 के 4 मार्क जो है वो कैश मार्क है, वो फिर बेसिक पेपर का हो या स्टैंडर्ड पेपर का हो, 4 मार्क कैश है, आप इसको नहीं गंवा सकते हैं किसी भी हालत में। इनको ऐसे रट लेना ना कि मम्मी जी अगर रात को उठाते ना कि बेटा क्या कर रहे हो, तो आपको सिर्फ थ्योरम ही मुँह से निकले और कोई निकले ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे इसको रट लेना। तो चलो बच्चों, अभी हम करते हैं इसका ऑप्शनल क्वेश्चन, देखते हैं उसमें कौन सा थ्योरम पूछा हुआ है। आइए बच्चों देखते हैं ऑप्शनल वाला थ्योरम क्या है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं हम लोगों को, उनके एरियाज का क्या ले रहे हैं हम लोग बच्चा, रेशियो ले रहे हैं, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो वो बराबर है, किसके बराबर है, उनके साइड्स का रेशियो लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो उसके बराबर है। मैम क्या बोल दिया, देखो दोबारा बता रही हूँ मैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर हमें कुछ समझ में आएगा क्या है। तो ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, है ना, ओके। अब फिगर बनाने से पहले थोड़ा बहुत गिवन लिख दें। तो देखो बच्चा, इन्होंने हमें 2 सिमिलर ट्रायंगल्स बोले हुए हैं, नाम तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, खुद ही नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर गिवन 2 ट्रायंगल्स। अच्छा कैसे ट्रायंगल्स है बेटा, ये सिमिलर है ना, सच दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इतना क्लियर, नो डाउट, ओके। अब आपको बोला क्या है, आपको बोला है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। रेशियो मतलब कि रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन रेशियो ऑफ ट्रायंगल PQR इज ओके, इज इक्वल
बराबर है किसके, टू द स्क्वायर, स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब साइड्स का रेशियो करना है। तो यहाँ पे ए बी है, अब ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन जा रहा है, पी क्यू, कॉरेस्पॉन्ड मतलब कि सेम, मैच मैच, ठीक है, पी क्यू उसका स्क्वायर करना है। सेम क्या आ रहा है, बी सी, उसके ऑप्शनल में क्या जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस में क्यू आर, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या हुआ ए सी, तो ए सी के अपॉन में कौन जाएगा, पी आर। ये हमें प्रूव करना है। बात पकड़ में आ गई अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अब पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, देख लो बच्चों। सो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। अब देखो बच्चों, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ये हमें क्या बोला गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब एरिया मतलब कि ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाइट तो बनाने की ज़रूरत पड़ ही जाएगी, उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक हाइट बना लेते हैं, लेट्स से ए एम इज़ परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एक हाइट बना देते हैं पी एन, ठीक है। क्लियर इतना, तो लिखना भी पड़ जाएगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर। सो क्या आएगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स कंस्ट्रक्ट altitudes, let's construct altitudes AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR। ठीक है, हो गया कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ, अब देखो गिवन में जो दिया है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है आप उससे डिसाइड कर सकते हो करना क्या है। जैसे होता है ना कि घर में क्या सब्जी पड़ी हुई है, रॉ मटेरियल, उससे मम्मी डिसाइड करती है कि आज का खाना क्या बनेगा, है ना। अगर गोभी है तो फिर गोभी बन जाएगी, ठीक है। अगर टिंडे हैं तो टिंडे बना लेंगी मम्मी, मतलब क्या अवेलेबल है उस हिसाब से अवेलेबल होता है कि क्या दिया गया है मम्मी को। सिमिलरली हमें थ्योरम में क्या दिया गया है, हमें थ्योरम में जो गिवन है वो इम्पोर्टेंट है, और वो दिया गया है आपको कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के, बस इसी का ही यूज़ करना है हम लोगों को। अब देखो बच्चों, हेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। तो बच्चों जब हमें ये चीज़ गिवन है तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान होगा ही, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी कोई ट्रायंगल्स गिवन होते हैं ना, तो दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो वैलिड हो जाती है। कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ वैलिड हो जाती है, पहली प्रॉपर्टी वैलिड हो जाती है कि उसके साइड्स रेशियो में आ जाते हैं। तो ए बी के अपॉन में पी क्यू, देखो ये ए बी, इसके अपॉन में पी क्यू, बी सी के अपॉन में क्यू आर, और ए सी के अपॉन में पी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये नंबर 1 इक्वेशन याद करके रखो, आगे बहुत काम आएगी। और दूसरा जो चीज़ वैलिड हो जाती है, ठीक है, वो ये है कि एंगल्स सारे के सारे इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो एंगल ए के बराबर एंगल पी, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी के बराबर एंगल आर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं नंबर 2। चलो अब दूसरा देखो, जो गिवन था उसके थ्रू मैंने ये चीज़ को संभाल के रख दिया, देखती हूँ मुझे आगे कहाँ कहाँ काम आएगा। अब दूसरा है कि हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव एरिया करना है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो चलो लगा लेते हैं हम लोग। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, सो देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज हाफ इंटू बेस क्या हुआ बेटा बी सी और हाइट क्या हुआ बेटा ए एम। ओके, सिमिलरली for triangle PQR, so therefore area of triangle PQR equals to half into QR into PN, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? ओके, अब अगर आप टू प्रूफ देखो दोबारा बच्चों, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला गया है, अब टू प्रूफ देखो तो क्या बोला गया है, क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो चलो रेशियो ले लेते हैं हम लोग। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हाफ हाफ कटेगा और तो कुछ कटने नहीं वाला, तो ये हाफ हाफ कट गया। तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा, क्लियर हो गया ना? ओके, अब टू प्रूफ दोबारा से देखते हैं। जो प्रूव करना है उसको तो देखना पड़ जाएगा कहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो देखो बच्चों, टू प्रूफ में इन्होंने कहा कि रेशियो ले लो, रेशियो ले लिया मैंने। ठीक है, बट तकलीफ ये है कि इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, साइड्स का स्क्वायर है। मुझे यहाँ साइड मिला तो है, देखो दोनों तरफ, यहाँ मुझे यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर मिला तो है, बट यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे ए एम और पी एन की जगह पर बी सी अपॉन क्यू आर मिल जाए तो मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। ठीक है, जैसे कि ए इंटू ए तो दैट इज़ ए स्क्वायर, तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो मुझे स्क्वायर तब मिल जाएगा। दैट मीन्स कि मुझे ए एम और पी एन को रिप्लेस करना है। ओके, तो अब मेरे पास क्या रास्ता है, मेरे पास रास्ता फिगर को देख के शायद समझ में आ जाए। अगर हम फिगर देखते हैं तो आप अगर देखो ए एम ये वाली लाइन है, पी एन ये वाली लाइन है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा देखूँ ध्यान से तो मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है, ए बी एम मिल रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल मिल रहा है पी क्यू एन। एक काम करती हूँ ना, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेती हूँ, सिमिलर प्रूव कर लेती हूँ, क्योंकि सिमिलर प्रूव कर लूँगी तो ऑटोमेटिकली साइड्स का रेशियो जो है वो निकल जाएगा, तो शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। तो चलो कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, अब क्या क्या हो इक्वल हो सकता है, देखो बच्चा, एक तो ये रहा 90 डिग्री, तो एक तो ये 90 डिग्री इक्वल है, बात समझ में आई? ठीक है, एक तो ये 90 डिग्री आ गया। दूसरा देखो प्रूफ में मैंने लिख के रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। तो अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ जो मैंने ले भी लिया, ए बी एम, तो इसमें ये एंगल और पी क्यू एन में ये एंगल लिख सकती हूँ। दैट मीन्स कि एक तो ये एंगल इक्वल है, दूसरा ये 90 वाला इक्वल है। दो एंगल्स आ गए, बस दो एंगल आ गए तो बाय ए क्राइटेरिया से हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लिया। आसान है, चलो तो लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ट्रायंगल बी इज इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय 2 में हमने बता दिया है क्यों। ठीक है, और दूसरा हम लिख सकते हैं एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन, ओके, 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन, हमने खुद ही तो कंस्ट्रक्ट किया ना इसको, तो लिखना तो पड़ जाएगा हम लोगों को। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ये पी अब सिमिलर प्रूव हो गया तो साइड्स का रेशियो ले सकते हैं हम लोग। ये चीज़ भूलना मत कतई भी कि कभी कोई ट्रायंगल सिमिलर दिया हो या सिमिलर प्रूव करें हम लोग तो साइड्स का रेशियो आ ही जाएगा उसके अंदर। ठीक है,
तो अब साइड्स का रेशियो क्या होगा, देखो ए बी के साथ क्या नज़र आ रहा है, पी क्यू, और ए एम के साथ पी एन ले सकते हैं, क्योंकि मेन तो मुझे इसको ही तो हटाना है, तो ए एम अपॉन पी एन। ठीक है, तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कोई काम का नहीं है वो। तो इसको मैंने नंबर दे दिया नंबर 4। ठीक है, पीछे 3 दिया था। ओके बच्चों, अब यहाँ से समझने वाली बात शुरू होती है। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर क्या है, ए एम अपॉन पी एन। सुनना, यहाँ पर ए एम अपॉन पी एन है, तो मैं इसकी जगह पर, ठीक है सुनना, मैं इसकी जगह पर ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकती हूँ। हाँ मैम लिख सकते हो, आपने प्रूव तो कर लिया। पर अभी लोचा तो वही है ना कि यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर है। अब यहाँ तो मुझे बी सी अपॉन क्यू आर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा ए बी अपॉन पी क्यू से। हाँ करना तो है मैम, तो कैसे करें, सोचो सोचो सोचो। अरे मैम हमें दिख गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, दिख गया। क्या दिखा, ये दिखा कि बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल में ए बी अपॉन पी क्यू, तो आपने ऑलरेडी नंबर 1 इक्वेशन में बता दिया हुआ है। तो आप काम कर लो ना, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू, और ए एम अपॉन पी एन की जगह पे भी लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि ये आपने प्रूव किया और ये आपने हमें पहले बता दिया। शाबाश बच्चों, बस यही चीज़ करनी थी, मुझे पता था आप समझ चुके होंगे। सो अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या था, बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाई ए एम अपॉन पी एन था ना, ये अब लास्ट इक्वेशन थी। ठीक है, सो देयरफॉर क्या लिख देंगे, रिप्लेसमेंट कर लेंगे, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर के जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन, और ए एम अपॉन पी एन की जगह पे भी क्या लिख दूँ, ए बी अपॉन पी क्यू बिकॉज फोर्थ इक्वेशन, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 and 4। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी 2 बार आया, पी क्यू 2 बार आया, तो होल स्क्वायर बन गया। यस कंप्लीट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम पर आपने अभी तो एक ही प्रूव किया है और यहाँ पे तो हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है। अरे बच्चों ये रहा, आपने तो इक्वेशन नंबर 1 याद दिलवाया ना, रेशियोज कैसे हैं, साइड्स के इक्वल है। मैं अगर एक भी प्रूव कर लूँ तो बाकी 2 भी तो स्क्वायर का सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ठीक है, प्रूव्ड, डन। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर। सो बच्चों 44th क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमें टेंजेंट बनाने हैं, सर्कल का रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल 45। मतलब कि टेंजेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ 45 डिग्री पे मीट कर रहे हैं। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग बेसिकली इसको देखें, ठीक है, तो अगर हम बेसिकली इसको देखें तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक सर्कल बना दो 4 सेंटीमीटर का, ओके, और 2 टेंजेंट्स बनाओ, और ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो आपस में मीट कर रहे हैं 45 डिग्री पर। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा करने का कैसे, तो देखो हम ये वाला जो एंगल है ना वो हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हमें कोई और एंगल बना के इसको ऑटोमेटिकली ज्वाइन करना पड़ता है। मतलब ये है कि ये एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल में ये 2 टेंजेंट्स जो हैं, ठीक है, इस तरीके से जा रहे हैं। ये टेंजेंट्स सेंटर पे जब मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ द रेडियस, तो क्या होता है ना बेटा, ये एंगल और इस एंगल का प्लस कितना होता है, 180 होता है।
बात को याद करना, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, हेयर सेंट्रल एंगल प्लस सेंट्रल एंगल, ठीक है, प्लस टेंजेंट्स इंक्लाइंड एंगल इज इक्वल्स टू 180 होता है, ठीक है। हम लोग सेंट्रल एंगल जो है ना वो बना सकते हैं, इंक्लाइंड एंगल खुद ही बन जाएगा। तो इंक्लाइंड एंगल कितना दिया हुआ है बेटा, 45 दिया हुआ है, अभी हमने देखा। तो जो सेंट्रल एंगल है ना, ठीक है, वो कितना बनाना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू टेंजेंट, ओके, प्लस टेंजेंट एंगल इज 45 इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 45 कितना बच जाएगा हमारे पास, 135। तो सेंट्रल एंगल जो है वो 135 वाला बनाना है। बात समझ में आ गई इतनी? चलो, तो पहले हम लोग सर्कल बना देते हैं 4 सेंटीमीटर के रेडियस का। जितना भी आपको टेंजेंट एंगल बोला हो ना बेटा, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है। जितना भी आपको टेंजेंट एंगल दिया हो ना, बस 180 में से उसको माइनस करना, तो आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा एंगल बनाना है सेंटर पे। तो पहले 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं हम लोग। ये 0, ये 0 और ये 4, ठीक है ना, 4। आइए बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया हमारा 4 सेंटीमीटर का। ओके, एक बार मैं इसको 4 सेंटीमीटर की लाइन बना दूं तो क्या सेंटर गायब नहीं हो जाए। ओके, ये बन गया 4 सेंटीमीटर। इस सेंटर को मैं ओ नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे सेंटर में बनाना है 135, है ना, अभी भी डिस्कस किया ना हमने, कितना बनाना है 135। अब 135 का कैलकुलेशन क्या होगा, तो देखो बच्चों, अब ये है कि अगर मैं 90 में 45 प्लस कर दूं तो 135 बन जाएगा, हाँ कि ना? हाँ मैम, बन तो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले 90 बनाते हैं और फिर 90 में थोड़ा 45 ऐड करेंगे। कैसे, देखो, पहले तो मैंने रेडियस ले लिया छोटा सा, ठीक है, आपके सामने ही है। ओके, ठीक है, इतना सा मैंने रेडियस ले लिया और इस पर, ठीक है, इस पर मैं एक आर्क बना लेती हूँ। ठीक है, ये आर्क बन गया मेरा। चलिए, अब 90 के लिए मुझे, ठीक है, 90 के लिए मुझे 60 और 120 तो बनाना ही है। ओके, ये रहा 60 का आर्क, ये हुआ 120 का आर्क। यहीं से ही मैंने 60 पे रख कर ही मैंने ऊपर बना दिया और 120 पे रख के मैंने उसी आर्क को कट कर लिया, तो ये बन गया 90 का। ठीक है, देखो इनकी ज़रूरत तो अभी है नहीं, हमें तो 35 की ज़रूरत है, आई मीन 135। तो जो आर्क ज़रूरी नहीं होते ना, वो छोटे छोटे बना दो और प्लस उनमें क्या करना बेटा, उनमें यूँ डॉटेड लाइन बना दो। आपको पता चल जाएगा कि ये वाले आर्क में मेरे को ज़रूरत नहीं, ये तो मैं सिर्फ हेल्पिंग के लिए बनानी है, तो कि मेरे को 135 बनाना है। तो देखो बच्चों, अब मेरी बात को बहुत सुनना ध्यान से। ये जो एंगल आया बच्चों, ये जो एंगल आया, ये 90 आ गया। अब मैंने क्या बोला, 90 में क्या जोड़ना है, 145। अगर ये वाला भी देखो बच्चों, तो ये वाला भी तो 90 है ना, सीधी सीधी लाइन देखे तो ये भी 90 हुआ। तो मैं यहाँ पे 145 वाला एंगल बना दूँ, बाइसेक्ट कर दूँ इसको। ठीक है, तो कैसे बाइसेक्ट करने का, बस कुछ नहीं, देखो यहाँ पर ये वाला जो है 90 वाला पॉइंट, यहाँ पे राउंडर रखो और एक आर्क ड्रॉ कर लो। ठीक है, और ये वाला देखो, ये लाइन नज़र आ रही है ना, सीधी 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 यहाँ पे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रख दो और उसको कट कर दो, तो ये बन गया हमारा 45। अब 45 और ये ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 135। तो ये रहा हमारा 135 का एंगल।
क्लियर हुआ? देखो अब मैंने आपको सर्कल में तो बता दिया, बट एक बार दोबारा से बता रही हूँ मैं बिना सर्कल, ताकि आपको पता चले बनाना कैसे है। मुझे पता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके होंगे। देखो बच्चों क्या करना है, देखो मतलब नॉर्मली मैं आपको सिर्फ 135 बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। 9th में जिन्होंने सीखा होगा अच्छे से उनको तो पता ही होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट भूल जाते हैं ना बच्चे। ये एक मैंने रे ले ली, ओके। क्या करना है, मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक यूँ आग बना देती हूँ, ठीक है। ये मेरा राउंडर था, ढीला है ना, ओके। ये आग बना दिया मैंने। अब यहाँ पे रखूँ तो 60, यहाँ पे रखूँ तो 120। ये 60 से आग बनाया, मतलब मैंने देख रहे मैंने उठाया नहीं है राउंडर का पॉइंट, वहीं पे ही है। 120 पे वहीं पे रख के बनाया, ऊपर एक आग बना रही हूँ वो भी वहीं पर ही। अब 120 पे रख कर आपको आग बनाना है। ये जो आपने आग बनाया ना बेटा, ये बना आपका 90 का आग, ठीक है। ये बना आपका 90 का आग। बात समझ में आ गई? तो ये तो मुझे 90 मिल गया। अब मुझे चाहिए 45, तब जाके मेरा 135 बनेगा। तो 45, अब ये भी तो 90 है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस साइड पे बाइसेक्टर बना दूंगी, मतलब कि इस 90 को 45 में काट लूँगी। तो काटने का मतलब ये है कि एक जो ये 90 वाली लाइन है, ये दिख रही है ना, ये वाली ना, ये 90 वाली जो लाइन है, यहाँ पे मैंने रखा, आग बना दिया। और ये जो बेस वाली लाइन है, इसको हम बेस लाइन कहते हैं, यहाँ पे रख के उसको फिर से काट लिया। अब ये मैंने ज्वाइन कर दिया ना बच्चों। ये हुआ 45 और ये हुआ 90, तो पूरा मिला के कितना हो गया बच्चों, 135। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये पूरा, ये 45 और ये 90 मिलाकर, ठीक है, ये पूरा कितना हो गया बच्चों, 135। तो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ बनाया है ना। चलो आते हैं सम की तरफ फिर से। सो फाइनली ये 135 और ये बन गया हमारा बेस। अब हम बनाएंगे टेंजेंट्स। अब देखो बच्चों, फिर से एक और बात समझनी है आपको, वो ये समझनी है कि टेंजेंट्स और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये रहा रेडियस, टेंजेंट के लिए हम बनाएंगे 90 डिग्री। कोशिश ये करना कि आपने जो रेडियस डिसाइड करके रखा है ना पहला, उसी को ही कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है, तो क्या परफेक्ट बन जाएगा। सो यहाँ पर मैंने बना दिया आर्क। ये होगा हमारा, ये हो गया 60 और ये हो गया 120, ठीक है। 90 तो वही 60 पे रखो, आग बनाओ और यहाँ पे रखकर उसको फिर से बना दो, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 90। बस इसको मैंने ज्वाइन करना है। ओके ओके, अब इस तरह बनाना है, अब इस तरफ यूँ बनाना है कि इसको ज्वाइन करे। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट कर लेती हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से बना पाऊँ। यहाँ पे रखा मैंने, सॉरी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये अंदर से ले लो 60, यहाँ से ले लो 120, 60 पे रखकर 90 के लिए आर्क और 120 पे रखकर उसी आर्क पे कटिंग। साथ साथ बना, एक बार पूरा वीडियो देख लो, ठीक है, फिर रिवाइंड करके फिर से मेरे साथ बनाते जाओ तो आपका बन जाएगा। ये बन गया मेरा 1, ओके, और इसको एक्सटेंड कर लिया मैंने, ओके। सो ये बन गया मेरा टेंजेंट। लेट्स से कि ये पॉइंट सीधा कर दूँ, ओके। लेट्स से कि ये मेरा पॉइंट जो है वो है P, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ A और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B, ओके। ये 135 है तो ये ऑटोमेटिकली किस पे इंक्लाइंड हो जाएगा बच्चा, 45 डिग्री पर, ओके। दैट्स इट, बस ऐसे ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना, टेंशन मत लो इसमें। स्टेप्स तो खैर आप लिख ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जो जो करते जा रहे हैं बस वो स्टेप में लिखते जाना है, कोई भी आपको फैंसी वर्ड्स इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों, अभी हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द
सेक्शन दैट इज 45। आइए बच्चों करते हैं हम लोग 45th क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, ऑल्सो फाइंड द मीडियन क्लास एंड द मोडाल क्लास। सिर्फ क्लास निकालना है, दैट्स इट, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपको ये पूरा दिया हुआ है तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया है। आइए देख लेते हैं। सो ना बच्चों देखो क्या बोला है यहाँ पे आपको, पी और क्यू निकालने के लिए बोला है। देखो बहुत इजी है। देखो बच्चों ये सी एफ है, सी एफ हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ तो आपको सी एफ मिलता है। तो देखो ये जो आ गया 11 का 11 वो तो ठीक है। आपको पता है कि नेक्स्ट नंबर में क्या होता है, इसको ऐड करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे 11 + 12 ऐड करना होगा। तो क्या आ जाएगा 23। तो पी आ गया मेरे पास, बस। ठीक है, हाँ इतना ईजी है। देखो आपको सी एफ तो पता ही है ना क्या करते हैं। ओके, सी एफ का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव, मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी के बाद धीरे धीरे दूसरी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं इन द स्टेप वाइज। तो अब पहले 11 का तो 11 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, हम 11 और 12 को प्लस करते हैं। तो 11 12 को प्लस करेंगे 23। तो पी इन्होंने बोला, मतलब पी की जगह पे क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। ठीक है, सो हेयर पी इज इक्वल्स टू 11 + 12 दैट इज 23। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, पी की वैल्यू हो गई कंप्लीट। अच्छा, अब दूसरी बात ये है बेटा कि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि आपका जो सी एफ का एंड आता है ना, ये एंड जो है वो इसका टोटल होता है। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर मैं सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज करती हूँ सिग्मा एफ आई, तो क्या है 11 + 12 + 10 + Q + 20 + 14। बात समझ आई? ठीक है, 11 + 12 कितना हो जाएगा 23, 23 + 10 33, 33 + 20, 33 + 20 53। ओके, 53 + 14 कितना हो जाएगा 67। तो ये हो गया 67 + Q। मैंने बताया कि ये टोटल और ये टोटल हमेशा मैच करता है। तो ये क्या है 80, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ 80। तो 80 - 67 = क्या हो गया बेटा Q। ओके, सो Q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, Q की वैल्यू आ गई 80 - 67 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, तो ये हो गया 13, दैट्स इट, Q भी आ गया। इतना आसान है? हाँ जी, बहुत आसान था। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मीडियन क्लास एंड दैट वन मोडल क्लास। ठीक है, चलो बच्चों, अब क्या बहुत छोटी चीज़ है इसलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ, क्या दूसरा पेज वेस्ट करूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ध्यान देना, मीडियन क्लास के लिए बेटा हमें ज़रूरी होती है n की वैल्यू, n/2। n/2 इज़ टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 80। तो 80/2 कितना हो जाएगा बच्चों 40। अब 40 कहाँ पे आएगा, ओके 40 से जस्ट ग्रेटर अपन देखते हैं ना, है ना। ठीक है, जो आपका n/2 आता है उससे जस्ट ग्रेटर अपन वैल्यू देखते हैं सी एफ की। तो 40 है, 40 से जस्ट ग्रेटर क्या है 46। 46 वाली लाइन देखो तो कौन सा क्लास आ रहा है यहाँ पे 400 to 500 का क्लास आ रहा है। तो दैट मीन्स जो मीडियन क्लास है वो क्या बन गया, वो बन गया 400 to 500 वाला। बस इतना ही करना था, क्लियर। ओके, चलो फिर बोला है, यहाँ पे लिख देती हूँ मोडाल क्लास। ठीक है, अब मोडाल मतलब कि मोड। अब मोड के लिए जो हमें क्लास डिसाइड करते हैं बेटा, वो हम डिसाइड करते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, तो पहली बात तो मैं ये Q की वैल्यू 13 आई, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 13। अब आप देखो इन सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20, ये रही 20 वाला क्लास कौन सा है 500 to 600। तो इसके लिए मोडाल क्लास क्या हो गया 500 से 600 का मोडाल क्लास। दैट्स इट, आंसर। इतना ही करना था। पकड़ में आई बात? सॉल्व करने के लिए नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं बोला कि फाइंड द मीन एंड मीडियन या मीडियन एंड मोड। ठीक है, उन्होंने से बोला क्लास बता दो बस हमको, तो हमने क्लास बता दिया। तो मीडियन का क्लास हम लोग निकालते हैं n/2 की मदद से। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ 80, हमें पता है। तो 80 का डिवाइड बाय 2 कर लिया 40। ठीक है, तो 40 से जस्ट ग्रेटर कौन सा आ रहा है 46 आ रहा है। बस वो वाली लाइन में देखो क्या इंटरवल आया, वो इंटरवल हो गया मीडियन का।
और मोड के लिए हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो QQ लगाने के बाद हमने चेक किया तो 20 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 20 का मोडल क्या क्लास क्या हो जाएगा वो हम लोगों ने लिख दिया 500 to 600। ठीक है ना बच्चा, क्लियर हो गया ना? हाँ, इतना ही था, ईजी था। सो बच्चा यहाँ पे आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो जाता है पेपर 5 का। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अभी हम पेपर 6 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अच्छे से मेहनत करते जाइए, क्योंकि अभी मुझे एक्चुअली आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ बनानी है। ठीक है, तो वो भी मेरे ऊपर थोड़ा है कि कंटेंट वगैरह अच्छे से लेके आऊँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो थम्स अप ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। तो जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे हमारे फ्रेंड्स भी प्रोग्रेस करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छी आएगी, उनका भी फ्यूचर अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा। और चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फिर भी आपको कुछ सजेशन देना हो, ठीक है, या आपको कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं मुझे आराम से। तो लिंक मैंने इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, अगर आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं बताना है तो कमेंट सेक्शन में बताना है तो मैं कमेंट्स रीड करती हूँ। आपके पास जो भी सजेशन हो, कुछ रिक्वेस्ट हो, वॉट एवर यू वांट टू आस्क मी और यू वांट टू टेल मी, अब बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलो हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। बच्चा याद करना, ठीक है, तुम्हारा हार्ड वर्क कभी पानी में नहीं जाएगा, इट ऑलवेज पेज ऑफ। तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में होगा, विच इज़ लाइक बेहतरीन रिजल्ट। तो बाय बाय बच्चा, टेक केयर।